अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के दिन जो हमारा चैप्टर है जिसके बारे में हमने पढ़ना है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले मैं बात करना चाह रहा हूँ एटम के बारे में। तो आप सब जानते हैं कि एटम यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ एटमोस से निकला है, जिसके मतलब बनते हैं नाकाबिले तकसीम। ठीक है ना। चूँकि एटम एक नाकाबिले तकसीम ज़रा है, इसलिए उसके बारे में ये माना जाता है कि वो कायनात की तमाम चीज़ों के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एटम एक क्या है। अगर आप ईंट को तोड़ेंगे तो आपके पास मट्टी के छोटे ज़रे आएंगे। अगर आप उन मट्टी के छोटे ज़रों को और फाइन करेंगे, तोड़ेंगे, तो आपके पास मट्टी का पाउडर आ जाएगा। ठीक है, पाउडर नुमा चीज़ बन जाएगी। मज़ीद फाइन करें, मज़ीद डिवाइड करते जाएं, डिवाइड करते जाएं, डिवाइड करते जाएं, एक वक्त आपके पास ऐसा आएगा कि जिसमें आपके पास एक छोटा सा ज़रा होगा, और छोटे से ज़रे को, जो कि आँख से नज़र भी नहीं आएगा, बिल्कुल छोटा होगा, वो मज़ीद डिवाइड नहीं होगा, उसको आप एटम का नाम दे सकते हैं। ये यूनानी लोगों का फ़लसफ़ा था, यूनान के लोगों का फ़लसफ़ा था। खैर, आगे चलते हैं। आगे एक शख्स जॉन डाल्टन तकरीबन 1760 के करीब 1760 में आया और इसने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया। इससे पहले जो एटॉमिक मॉडल पेश किए गए थे वो एटॉमिक मॉडल नहीं थे, बल्कि एटॉमिक नज़रियात थे, फ़लसफ़े। ठीक है, उसमें कोई कैलकुलेशंस इन्वॉल्व नहीं थी, उसमें कोई लॉजिक्स इतने ख़ास नहीं थे। ठीक है, बस बिलीफ था, एक तरह का फ़लसफ़ा था। मगर ये वो शख्स था जिसने पहली बार एटम के ऊपर तहकीक की और इसने कुछ पॉइंट्स पेश किए, कुछ पोस्टुलेट पेश किए। ठीक है, इसके पॉइंट्स में अच्छा खासा वज़न था। आइए देखते हैं उसके पॉइंट्स क्या थे। द मेन पॉइंट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आर एज फॉलोइंग्स। पहली बात यह है कि एवरीथिंग इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स विच आर द इंडिविजुअल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो पहली बात वो ये करता है कि जितने भी एटम हैं, ठीक है, जितने भी एटम हैं वो तमाम के तमाम आपस में मिलकर चीज़ों को बनाते हैं। मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जितने भी चीज़ें हैं, जो चीज़ें हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, वो तमाम के तमाम एटमों से बनी हैं। ठीक है, और एटम इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, यानी आप उनको मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। और एक और बात, ना ही उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दो एटमों को टकराएंगे, ज़ोर से कुलिंग करवाएंगे और वो टूट फूट जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, हमें नज़र नहीं आएंगे या एक दूसरे को खा लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। ये इसने एक पॉइंट ये पेश किया था कि एटम कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो एवरीथिंग इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम्स। दूसरा इसका जो पॉइंट था, इसकी जो थ्योरी का पॉइंट था, वो ये था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के एटम्स सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, सिमिलर एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो आपके पास क्या बनता है, एलिमेंट। सिमिलर एटम्स मिलकर एलिमेंट बनाते हैं, यानी आइडेंटिकल एटम्स, ठीक है, एलिमेंट बनाते हैं। अब आयरन का एटम जो है, आयरन के काफ़ी सारे जब एटम आपस में मिलेंगे तो आयरन की एक शीट बना देंगे, काफ़ी सारे एटम्स, मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ एटम्स। ठीक है, सिमिलरली गोल्ड के एटम्स आपस में मिलकर गोल्ड बनाते हैं। ठीक है, कॉपर के एटम्स मिलकर कॉपर बनाते हैं। इस तरह के 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं कि इनसे कायनात मिलकर बनी है। ठीक, ऑल एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स वेरी इन साइज एंड मैस। तमाम एटम्स जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स से बिलोंग करते हैं वो साइज में और मैस में डिफरेंट है। एल्युमिनियम का एटम जो होता है वो हल्का होता है, छोटा होता है बनिस्बत आपके आयरन के एटम के। ठीक है, आयरन का एटम वजनी होता है और बड़ा होता है। ठीक है, तो ये बात डाल्टन एटॉमिक मॉडल कह रहा है। अब कह रहा है कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस थ्रू डिफरेंट होल नंबर कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। जो कंपाउंड्स होते हैं वो एटम्स के फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलने से बनते हैं। ठीक है, होल नंबर कम्बिनेशन यूज़ होती है एटम्स की, जिसमें आपके पास कंपाउंड्स बनते हैं। मिसाल के तौर पे आप पानी की बात करते हैं, H2O, अब उसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है।
ठीक है, तो पानी बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड में उसका फार्मूला है CO2, एक कार्बन होता है और 2 ऑक्सीजन होते हैं। एक कार्बन 2 ऑक्सीजन से मिलकर CO2 बनाता है। आप कभी भी ऐसा फार्मूला नहीं देखेंगे जिसमें फ्रैक्शन यूज़ हो रही हो, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि C2O 1/2 या H2O 1/2, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, ना हो सकता है, और ना ही ऐसा कोई कंपाउंड है, क्योंकि एटम जब भी किसी कंपाउंड में शामिल होगा तो मुकम्मल तौर पे शामिल होगा। ऐसा नहीं है कि वो 2 केमिकल्स में एक वक्त में मौजूद हो, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो मुकम्मल तौर पे उसमें शामिल होगा। A chemical reaction results in the rearrangements of atoms in the reactants and products. End product compounds are formed. अब reactants और product में क्या होता है? Rearrangement of atoms होती है, जिसके नतीजे में आपके पास केमिकल रिएक्शन अगर होता है। केमिकल रिएक्शन इज नथिंग, केमिकल रिएक्शन में एक एटम जो यहाँ पे लगा है वो यहाँ से उठकर दूसरी जगह चला जाएगा, जो दूसरी जगह उठकर लगा हुआ वो उठ के इधर आ जाएगा। या कोई चीज़ जो 4 या 5 से ज़्यादा एटमों से मिलकर बनी है वो टूट फूट कर, ठीक है, 2-3 चीज़ें अलग अलग बना लेंगी। इस तरह से केमिकल रिएक्शन होते हैं। अब केमिकल रिएक्शन में सिर्फ एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है। ये डाल्टन ने अपना अटामिक नज़रिया पेश किया था, ठीक है। ये कोर्स में नहीं है मगर मैंने बता दिया आपको कि ये इसके पॉइंट्स हैं। तो जॉन डाल्टन का एटॉमिक मॉडल ये कहता है कि एटम्स होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको बॉल्स दिखाई दे रही हैं, ये स्फेरिकल है, फील्ड है, ठीक है, इनके अंदर खाली जगह नहीं है, ठीक है। सो एटम्स के अंदर कोई जगह खाली नहीं होती है इसके नज़रिए के मुताबिक। दे आर सॉलिड बॉल्स, दे आर लाइक सॉलिड बॉल्स, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हो गए 1880 के करीब, इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हुआ, फिर प्रोटॉन भी डिस्कवर हुआ, तो नई सरदर्द साइंसदानों को ये लेकर बैठ गया कि प्रोटॉन कहाँ पे होता है और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है। अगर एटम नाकाबिल तकसीम है, पहले तो कहा गया था नाकाबिल तकसीम है, अब ये कहा जा रहा है कि एटम काबिल तकसीम है, वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एटम में कहाँ पे होते हैं, किस तरह से होते हैं, क्या इनकी कोई अरेंजमेंट है या ऐसे ही जिगजैग या रेंडमली पड़े होते हैं, ठीक है। तो उस तरह से फिर स्टडी की गई और जे थॉमसन ने अपना मॉडल पेश किया। इसका एटॉमिक मॉडल ये आपके सामने मौजूद है, जिसमें उसने कहा कि पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो नेगेटिव चार्जेस के अंदर एम्बेडेड होते हैं, या नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स के साथ एम्बेडेड होते हैं। तो ये उसने बात की थी। खैर ये एटॉमिक मॉडल इतना इम्पॉर्टेंट नहीं। खैर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हमें ये बताता है 1911 में, मैं आपको कुछ इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ कि एक फिजिसिस्ट था, ठीक है, फिजिसिस्ट रदरफोर्ड 1911 में उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उसने एक्सपेरिमेंट ये किया कि गोल्ड फॉइल ले ली और गोल्ड फॉइल के ऊपर उसने अल्फ़ा पार्टिकल बम्बार्ड किए। अब ये अल्फ़ा पार्टिकल किस बला का नाम है? हीलियम का जो एटम होता है ना, उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन सेंटर में होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करते हैं। आप उन 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल दो, पीछे आपके पास जो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बचेंगे वो आपके पास अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल होते हैं और इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और +2 चार्ज होता है और साइज़ में ये बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। और ये अल्फ़ा पार्टिकल्स हैवी मेटल्स के न्यूक्लियस में से निकलते हैं। मगर मज़े की बात ये बताऊँ कि उस वक्त न्यूक्लियस डिस्कवर नहीं हुए थे, ठीक है। तो 1911 में रदरफोर्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। उसने उस एक्सपेरिमेंट के दौरान अल्फ़ा पार्टिकल्स को 0.004 सेंटीमीटर गोल्ड फॉइल पे बम्बार्ड किया, ठीक है। और उसने रिज़ल्ट देखा कि आया कि रिज़ल्ट क्या निकलता है, ठीक है। तो उसको एटम से कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो एटम को स्टडी नहीं करना चाह रहा था, बल्कि वो जो काम कर रहा था वो अल्फ़ा पार्टिकल्स को और गोल्ड फॉइल को स्टडी कर रहा था कि ये क्या होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, ठीक है। मगर एक्सीडेंटली उसने एटम का स्ट्रक्चर डिस्कवर कर लिया, ठीक है। अब जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो जब मेटल प्लेट से
मेटल प्लेट से कांटेक्ट में आए तो कुछ उसमें से ही गुजर गए, ज़्यादातर उसमें से गुजर गए। कुछ ऊपर की तरफ चले गए, बीच में से गुजरे मगर अपना पाथ से थोड़ी सी डिफ्लेक्शन शो की। कुछ सीधे, ज़्यादातर सीधे चले गए, कुछ ऊपर डिफ्लेक्शन शो कर दी, कुछ पलट कर पीछे आ गए। ठीक है, जो पलट कर पीछे आने वाले थे वो बहुत ही कम थे। यानी अगर उसने 10 लाख पार्टिकल्स फायर किए हैं, सॉरी 10 मिलियन, अगर उसने 10 मिलियन पार्टिकल्स फायर किए हैं और 10 मिलियन पार्टिकल में से सिर्फ 1 या 2 पार्टिकल्स पीछे पलटे हैं, बाकी सारे बीच में से गुजर गए, गोल्ड फॉइल में से गुजर गए, सिर्फ चांदी पीछे हैं। और एक मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि गोल्ड फॉइल कोई 1-2 एटमों से नहीं बनी होती, उसमें मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। मिलियंस ऑफ गोल्ड एटम के बीच में से अल्फा पार्टिकल्स गुजर गया है, सिर्फ एक वापस पलटा है। ठीक, ये रही आपके सामने डिटेल सारी की सारी। ये मैंने एनिमेशन बनाया है एक सस्ता सा जुगाड़ लगाकर, काफ़ी टाइम लगा इस पर आपको समझाने के लिए कि आपके पास इलेक्ट्रॉन, उसने फिर ये कुछ अपने जहन से उसने सोचा, उसने कहा ऐसा क्यों हुआ, होना तो ये चाहिए था कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जब आ रहे हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स को जब आ रहे हैं वो एटम से टकरा कर सारे के सारे वापस पलटने चाहिए, कोई एक आध बीच में से गुजर जाना चाहिए था, ये तो सारे ही बीच में से गुजरे हैं। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स को सबको लगकर वापस पीछे आना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, उसकी रीज़न उसने खुद बताई है। वो कहता है कि हुआ ये, इंटरप्रेटर्स ने इस तरह किया, उसने कहा कि अल्फा पार्टिकल्स एटम के बीच में से गुजर गए, क्योंकि एटम के अंदर ज़्यादातर स्पेसेस एम्प्टी हैं। ठीक है, कभी आपने वॉलीबॉल खेला हो तो उसमें जो नट होता है उसमें आप देखेंगे काफ़ी सारी खाली जगह होंगी। अगर आप एक बंटा ले लें, कंचा ले लें, अगर आप उसको फेंकेंगे तो वो ज़्यादातर वॉलीबॉल के बीच में से गुजरेगा। प्रोबेबिलिटी आप चेक कीजिएगा, तो जितने ज़्यादा कंचे होंगे आपके पास, आप फेंकेंगे तो ज़्यादातर वॉलीबॉल से के जो नेट हैं उसमें से गुजर जाएंगे। तो सिमिलरली उसने कहा कि एटम में से इतने सारे पार्टिकल निकल गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि एटम कंटेन्स मोस्ट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस। कहते हैं कि एक एटम के अंदर 99.9999% स्पेस खाली होती है, तो इतनी जगह एक एटम के अंदर खाली है। ठीक है, इसका मानना ये था। पहली बात उसने ये की। दूसरी बात उसने ये की कि जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो सारे के सारे एटम के सेंटर में मौजूद हैं, और सेंटर में सिर्फ एक छोटा सा रीजन है जिसमें ये मौजूद है। वो रीजन 0.00001% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एटम बन रहा है। मतलब एक छोटा सा रीजन होता है जिसमें सारे के सारे प्रोटॉन मौजूद होते हैं, और वो बहुत हैवी किस्म का रीजन है, क्योंकि सारे प्रोटॉन वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। प्रोटॉन बहुत वजनी होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन से बहुत वजनी होता है, 1500 गुना जो है वो वजनी होता है, ऑलमोस्ट 1500 टाइम। ठीक है, अच्छा, अब अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं और आकर जैसे ही वो उस न्यूक्लियस से लगता है, एक और दो अल्फा पार्टिकल्स, तो वो वापस पलटते हैं। तो उसने यहाँ से अज्यूम किया कि सिंस बहुत थोड़े पार्टिकल्स न्यूक्लियस से टकरा कर वापस पलटे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बहुत छोटी जगह में न्यूक्लियस है। अच्छा, कुछ पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट हो गए थे, अपनी उन्होंने पाथ चेंज किया था, जिसकी वजह से उसने कहा कि न्यूक्लियस जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, उसके अंदर प्रोटॉन मौजूद है। और उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने अपने ऑर्बिट में घूमते हैं, जैसे प्लेनेट अराउंड दी सन। जैसे प्लेनेट जो हैं वो सूरज के गिर्द घूमते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं। और इस मॉडल को प्लेनेटरी मॉडल भी कहा जाता है, प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम, और बड़ा मशहूर हुआ ये मॉडल। अब ये मॉडल बड़ा सक्सेसफुल भी था किसी हद तक, ठीक है, मगर अब मसला यहाँ पे आया। कंक्लूजन से मैंने आपको बता दी कि कंक्लूजन सिर्फ ये है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये कंक्लूजन्स, आप रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो ये सारे के सारे कंक्लूजन्स हैं। हाँ, अल्फा पार्टिकल्स का इलेक्ट्रॉन पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अल्फा पार्टिकल्स से तकरीबन 7000 गुना हल्के होते हैं, ठीक है, तो लिहाजा अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर उनका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो था वो रिजेक्ट किया गया, और रिजेक्ट करने में किसका हाथ था? बेसिकली किसी को भी प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी तो सिर्फ और सिर्फ फिज़िक्स को, इक्वेशन को।
मैथमेटिकल हिसाब किताब को। किसी बंदे ने किसी ज़माने में कोई हिसाब किताब किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से रिलेटेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के अट्रैक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो वो चीज़ इसमें मसला करने लगी। उस इक्वेशन ने कहा नहीं ये गलत है, ठीक है। अब हम उस इक्वेशन की बात क्यों मान रहे हैं? इसलिए मान रहे हैं क्योंकि वो इक्वेशन पिछले कई सौ साल से वैलिड आ रही थी, ठीक है, इसलिए उस इक्वेशन को माना गया। तो उस इक्वेशन का ये कहना था कि द लॉज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स लार्मर फॉर्मूला प्रेडिक्ट द इलेक्ट्रॉन विल रिलीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाइल ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस में रिवॉल्व करता है ना, तो उसको अपनी एनर्जी खारिज कर देनी चाहिए। जितनी भी उसके पास एनर्जी होगी वो सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में इमिट कर देगा और ख़ुद वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। और न्यूक्लियस में गिरने के लिए इसको सिर्फ 16 पिको सेकंड चाहिए होंगे। आप सोच सकते हैं 16 पिको सेकंड कितने होते हैं, ठीक है, 16 पिको सेकंड। तो 16 पिको सेकंड का इसको वक्त लगेगा, 1 सेकंड का अरबवां हिस्सा उसके अंदर अंदर ये एटम तबाह हो जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन के मुताबिक इसका मानना ये, यानी मैथमेटिक्स को मसला है, मसला किसी को नहीं है, सिर्फ मैथमेटिक्स को मसला है, ठीक है। कोई भी बंदा वो मैथमेटिक्स आप परफॉर्म करें, मैं परफॉर्म करूं, कोई भी बंदा परफॉर्म करेगा, मगर बाद रिजल्ट वहीं पर ही आएगा कि 16 पिको सेकंड एक एटम की टाइम लाइफ है, मगर रियल में तो एटम बिल्कुल ठीक है, एटम मौजूद है, एटम एग्जिस्ट क्यों कर रहा है? तो क्या ये इक्वेशन गलत है जिसको मानते हैं? नहीं, इक्वेशन ठीक है, इक्वेशन भी ठीक है, एटम भी मौजूद है, तो फिर कौन गलत? तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है और तेज़ी से आते आते न्यूक्लियस में गिरता हुआ मैं आपको दिखा रहा हूँ। दूसरा जो ड्रॉबैक था वो बड़ा ही अमेजिंग था। वो कह रहा है कि भाई जो एटम से एनर्जी निकलेगी, इलेक्ट्रॉन से एनर्जी निकलेगी, जो इलेक्ट्रॉन ऐसे आता आता कोलैप्स होगा और सारी की सारी एनर्जी बाहर खारिज कर देगा, वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी? उस एनर्जी की नोयत के बारे में बताता है और कहता है कि वो एनर्जी जो होगी वो आपके पास कॉन्टीन्यूस होगी, कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम होगा, ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम नहीं होगा, ठीक है, उसमें लाइंस नहीं होंगी बल्कि वो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम होगा, ठीक है। तो जैसे ही, अब इसकी मैं मिसाल आपको समझा देता हूँ। जैसे ही इलेक्ट्रॉन आस्ता आस्ता मूव करते करते न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ आने लगा, तो क्या हुआ कि जैसे जैसे वो न्यूक्लियस के करीब आ रहा था उसकी स्पीड बढ़ रही थी। जब उसकी स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा कि उसकी फ्रिक्वेंसी भी चेंज होती जाएगी। शुरू में कम फ्रिक्वेंसी थी, फिर फ्रिक्वेंसी आस्ते आस्ते बढ़ती जाएगी, ठीक है। फ्रिक्वेंसी होने का मतलब ये है कि जो वेव्स हैं वो आपस में करीब करीब होती जाएंगी। जो वेव पीक्स आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, इनको हम वेव लेंथ कहते हैं। इन पीक्स, दो पीक्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कहीं दो पीक्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है, कहीं पे कम है, तो ये सारी आपस में जुड़ी हुई होंगी। और इस तरह का जो स्पेक्ट्रम होता है जिसमें डिफरेंट पीक्स आपस में जुड़ी होती हैं, उसको हम कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। बहरहाल ये बात तो कोई नहीं बता सकता कि ये कॉन्टीन्यूस, बट कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम हम इसे कहते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई? कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम होगा, यानी उसमें ऑलरेडी ऊपर से लेकर नीचे तक सारे स्पेक्ट्रम आएंगे। बट जो एटम का स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि उसमें सिर्फ एक वेवलेंथ होती है। फॉर एग्जांपल, अगर इस पीक के दरमियान में जो डिस्टेंस है, इस पीक और इस पीक के दरमियान में डिस्टेंस 2 नैनोमीटर का है, तो इनके दरमियान में डिस्टेंस 2 नैनोमीटर का होगा। इसके दरमियान में भी जो डिस्टेंस होगा वो 2 नैनोमीटर, यानी ऑल द पीक्स आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी एक दूसरे से वो बराबर फासले पर होंगी, ठीक है। जो रेडिएशन वहाँ से निकलेगी, जो वेव वहाँ से निकलेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेंगी, उनका जो डिस्टेंस होगा वो ऐसा। तो इसे कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अगर इसकी एटॉमिक स्पेक्ट्रम की एक और मिसाल दूँ तो सोडियम लैंप, अगर आप सोडियम को उठाकर आप सोडियम क्लोराइड NaCl अगर आप उसको चूल्हे पे फेंके तो आपको येलो कलर की लाइट नजर आएगी। वो येलो कलर की लाइट इलेक्ट्रॉन से ही इमिट होती है, तो वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। वो लाइन स्पेक्ट्रम क्यों निकलता है उसकी वजाहत हमें चाहिए। स्पेक्ट्रम कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, ये भी फिजिक्स की बात करती है। फिजिक्स कहती है कि नहीं, स्पेक्ट्रम कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, मगर जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं वो लाइन स्पेक्ट्रम है, कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं था। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि ख़ास फ्रिक्वेंसी की लाइट, ठीक है। अच्छा, नील बोहर एटॉमिक मॉडल आ गया।
नील बोहर एटॉमिक मॉडल ने सारे मसले को हल किया। किस तरह से हल किया ये मैं आपको बता रहा हूँ। नील बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो 1930 में पेश किया गया और इसके कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस हैविंग फिक्स्ड एनर्जी थस कॉल्ड एज एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी एज लॉन्ग एज इट रिमेन्स इन वन ऑर्बिट। ठीक है, तो पहली बात वो ये करता है, कहता है इलेक्ट्रॉन जब तक अपने एक ऑर्बिट में घूमता रहेगा वो एनर्जी खारिज नहीं करेगा। ठीक है, ऑर्बिट की बात उसने भी की, पिछली बार ने भी की थी ऑर्बिट की बात, ये भी ऑर्बिट की बात करता है, मगर कहता है कि इलेक्ट्रॉन जब तक एक ऑर्बिट में रहेगा तब तक वो एनर्जी ना खारिज करेगा ना वो एनर्जी गेन करेगा और उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी। दूसरी बात उसने ये की कि द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। जितना आप न्यूक्लियस से ऊपर जाएंगे उतना ही आपके पास जो है ना एनर्जी ऑर्बिट की बढ़ती जाएगी, बढ़ती होती है, और जितना दूर ऑर्बिट होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी एनर्जी होगी, उतनी ही ज़्यादा उस ऑर्बिट की एनर्जी होगी। तो ये नील बोहर ने अज्यूम किया था। जैसे आप ज़मीन से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, ठंडा होता जाता है, सर्दी बढ़ती जाती है। इसी तरीके से जब आप ऑर्बिट की बात करते हैं तो ऑर्बिट में क्या होता है कि जब आप ज़मीन न्यूक्लियस से ऊपर जाते हैं तो आपके पास एनर्जी बढ़ती रहती है। अच्छा, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर। अच्छा, अब ये बात कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाता है तो वो एनर्जी खारिज करेगा, और जब वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है तो वो एनर्जी गेन करेगा। नहीं समझ आ रही तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, मेरे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है, एक्सक्यूज मी। ये मार्कर है, इसको मैं अगर यहाँ से उठाकर यहाँ पे लेकर जा रहा हूँ तो मैं क्या लगा रहा हूँ, एनर्जी। मान लें ये अगर इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन ने इस ऑर्बिट से उठकर इस ऑर्बिट में जाना है, इस ऑर्बिट में ऊपर वाले ऑर्बिट में जाना है, तो हम इसको एनर्जी देंगे। ठीक है, न्यूक्लियस से दूर मूव करवा रहे हैं तो एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि एनर्जी चाहिए इसको न्यूक्लियस से बचने के लिए। और अगर ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में आ रहा है तो एनर्जी खारिज करेगा। एनर्जी किस फॉर्म में होगी, साउंड की फॉर्म में होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, सुना देता हूँ। एनर्जी साउंड की फॉर्म में होगी, नज़र आई है, ये एनर्जी साउंड की फॉर्म में है, तो हीट की फॉर्म में भी निकलेगी। तो सिमिलरली एटम इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा तो वो एनर्जी जो खारिज करेगा वो एनर्जी लाइट की फॉर्म में खारिज करेगा। ये जितनी इस कमरे में रोशनी है वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉन से ही निकलती है। इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करते हैं तो वहाँ से एनर्जी निकलती है। ठीक है, बल्ब भी इसी उसूल पे काम करते हैं, स्क्रीन भी इसी उसूल पे काम करती है। ठीक है, एवरीथिंग जिसमें से लाइट इमिट हो रही है वो नील बोहर एटॉमिक मॉडल के उसूलों पे काम करती है। इसी तरह इसलिए मैं कह रहा था कि ज़िंदगी जो है इसने आसान कर दी है नील बोहर एटॉमिक मॉडल ने। एनर्जी emitted by electron when jumping from one orbit to another will be equal to E2 minus E1। अगर आपको पहले ऑर्बिट की एनर्जी पता है, दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी पता है, आप उन दोनों को एक दूसरे में से सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपके पास एनर्जी चेंज आ जाएगा। यानी आपको ये पता चल जाएगा कि उनके दरमियान एनर्जी का गैप कितना है। अगर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में आप जंप करवा रहे हैं, या तीसरे ऑर्बिट में जंप करवा रहे हैं, या चौथे ऑर्बिट में जंप करवा रहे हैं, और आपको इन दोनों ऑर्बिट्स की वैल्यू पता है, आप ऐसा करें, इन दोनों की वैल्यू को माइनस करें, आपके पास जो आंसर आएगा आप उतनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो ऑर्बिट में जंप करेगा। ठीक है, अगर आप ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में जंप कर रहे हैं तो आपको अगर दोनों ऑर्बिट की वैल्यू का अंदाज़ा होगा तो आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी खारिज की थी। आखिरी बात उस ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 के। h होता है वो प्लांक्स कांस्टेंट है, 6.625 × 10⁻⁻34 जूल्स उसकी वैल्यू होती है, जूल सेकंड उसकी वैल्यू होती है, और h की वैल्यू, और h/2 का मल्टीपल होता है। 2 पाई की वैल्यू 3.14 है, तो h/2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, और साथ में n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, कोई भी पॉजिटिव इंटीगर आप ले सकते हैं n की वैल्यू। यानी एंगुलर मोमेंटम जो है आपके पास मैस, वेलोसिटी और रेडियस, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आपका आना चाहिए वो nh/2 की इक्वल होना चाहिए। खैर इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इतना मैटर नहीं करता, मगर फ़िलहाल आपको ये पता होना चाहिए।